हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो देखिए करते करते हमने अपनी 2 बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को खत्म कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं कुछ नया शुरू करूं, यानी कि हमारी जो एक तीसरी बुक है, हम बात कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी कोर और इलेक्टिव दोनों की। इनके पास में इनकी एक तीसरी बुक चलती है जो कि है आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम। ये एक ऐसी बुक है जो आपकी क्लास 11th में भी चलती है और 12th में भी चलती है। तो इसके कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और जो चैप्टर 12th के हैं उनमें भी कुछ चैप्टर कोर और इलेक्टिव दोनों के हैं, कुछ कोर के हैं, कुछ इलेक्टिव के हैं। तो जैसा कि अभी हम कोर सिलेबस अपना कंप्लीट करा रहे हैं, तो कोर में आने वाले जितने चैप्टर हैं वो सभी हम अभी कवर करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपनी इस बुक का, तो इस बुक के तीसरे अध्याय से आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का सिलेबस शुरू होता है। क्लास 12th हिंदी कोर की बात करें, इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। इवन मैंने पूरी बुक क्लास 11th 12th हिंदी कोर और इलेक्टिव पूरी बुक को हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इन बुक से क्वेश्चंस आएंगे कैसे। तो इन बुक से जो आने वाले प्रश्न हैं वो आपके पास में लघु उत्तरीय भी आएंगे और दीर्घ उत्तरीय भी आएंगे। तो उसी तरीके से हम इनके क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं। पर चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन समझ में आए मैंने वो सभी आपके लिए लिए हुए हैं। तो आज हम क्लास 12th का जो पहला अध्याय है और बुक का वो तीसरा अध्याय है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। आप सभी को पता है कि जनसंचार के जो माध्यम है, जिनमें आपका टीवी है, समाचार पत्र है, रेडियो है, इंटरनेट है, इन सभी में समाचार किसी न किसी रूप में प्रसारित किए जाते हैं या और भी लेख लिखे जाते हैं। तो इनमें आप किस तरीके से लेखन करते हो, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, यही सब इस पाठ के अंदर हमने सीखा था। क्योंकि हर माध्यम में, आप जैसे अगर हम अखबार की बात करें तो वो हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात अगर हम टीवी की करें तो उसमें ऑडियो विजुअल दोनों होता है, रेडियो में सिर्फ ऑडियो होता है, इंटरनेट में हमारा सभी कुछ अवेलेबल है। तो इन सब के लिए अलग अलग तरीके से हमें जो है लेखन करना पड़ता है, और इन लेखन में क्या सावधानियां हैं, क्या सारी चीजें हैं, सब कुछ इसी पाठ में पढ़ा था। अब इन पर कुछ प्रश्न बने, तो चलिए उन कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो आज हम कर रहे हैं वो है हमारी क्लास 12th हिंदी कोर और इलेक्टिव, हम दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा तीसरा अध्याय, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या दिया है, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन से हैं। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। प्रिंट में क्या आता है आपका समाचार पत्र और पत्रिकाएं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट प्रमुख हैं। तो ये सभी जो हैं ये मेनली तौर पर जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाते हैं हम जनसंचार के माध्यमों, प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, ये सारी चीजें हैं, में समाचार के लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है। अब इसमें आपके करीबन 4 माध्यमों में जो समाचार लेखन किया जाएगा और इनको प्रिंट किया जाता है या इनको प्रसारित किया जाता है, इनकी प्रस्तुति होती है, उनमें क्या फर्क। अब आपको अंतर पूछा गया है, चलिए देखते हैं। जनसंचार के माध्यमों में समाचार के लेखन और प्रस्तुति में अंतर जानने के लिए कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए। आप एक्चुअल अगर जानना चाहते हो और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। इन सभी माध्यमों में पढ़ें, सुने और देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नजर आएगा। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है वहीं रेडियो सुनने के लिए है, टीवी देखने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने, देखने तीनों की सुविधाएं हैं। तो ये सारी चीजें दी रहती। जाहिर है अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है जबकि रेडियो बोले गए शब्दों का। तो अब इनमें अंतर क्या होता है, अखबार में जो शब्द हैं वो स्थिर हैं, ठीक है। पहली चीज क्या होती है, जो प्रिंट माध्यम होता है उसमें जितने भी चीजें लिखी होंगी उसमें स्थिर होगा। रेडियो सिर्फ शब्द माध्यम है तो उसमें बोले गए शब्दों को हम सिर्फ सुन सकते हैं। बात करें टीवी की तो हम वहां देख और सुन दोनों सकते हैं, और इंटरनेट पे हम पढ़, देख, सुन तीनों चीजें सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको कि इनमें
क्या अंतर होता है, और इस अंतर को जानने के लिए उन्होंने तरीका भी आपको बताया है। अब आते हैं मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं लिखिए। मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट, जहां पर छपाई होती है। अब इनकी ये जो माध्यम होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या? मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता या शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यानी कि वो स्टेबिलिटी रहती है। हम आज पढ़ें, थोड़ी देर बाद पढ़ें, कल पढ़ें, वो अपनी जगह रहते हैं। उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हुए उस पर सोच भी सकते हैं। ठीक है। अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रहे हों तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी पृष्ठ और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। मुद्रित माध्यमों के स्थायित्व का एक लाभ यह भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। मान लीजिए कोई समाचार ऐसा है कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो उसे हम काफी लंबे समय तक अपने पास कटिंग करके रखते भी हैं, है ना, और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि बाद में हमें किसी के सामने अगर प्रस्तुति देनी है तो उसे हम संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल करके दूसरे के सामने कहते हैं ना कभी कभी हम कि हाँ ये देखिए मैंने ये समाचार पढ़ा था, उसके संबंधित ये जो है पेपर में प्रिंट हुआ था, ये देखिए हमारे पास कटिंग है। मुद्रित माध्यम लिखित भाषा का विस्तार है। ठीक है। इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं शामिल हैं। मुद्रित माध्यम चिंतन, विचार और विश्लेषण का मतलब है, यानी कि हम उसको पढ़ें, उस पर चिंता कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं और उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में हम सारी आगे पीछे सारी जानकारियों को निकाल सकते हैं। इस माध्यम में आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, यानी कि बहुत ही जो सीरियस होती हैं या बहुत ही ज्यादा टफ होती हैं उनको हम लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास ना सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। जाहिर सी बात है, जो समाचार पढ़ पा रहा है उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो जो भाषा पढ़ रहा है उसके बारे में नॉलेज रखता है, तो वो आराम से इतने समय के साथ बैठकर उस पर विश्लेषण कर सकता है। अगर कोई टफ लैंग्वेज में लिखा गया है या टफ शब्दावली है तो उनके बारे में वो अर्थ भी निकाल सकता है। तो ये सभी मुद्रित माध्यम की विशेषताएं होती। अब आते हैं डेडलाइन किसे कहते हैं। अब लेखन के क्षेत्र में डेडलाइन भी होती है। अब डेडलाइन किसे कहा जाता है? अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है। अखबार या पत्रिका के समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है, इसे ही डेडलाइन कहते हैं। अब मान लीजिए जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आपके यहाँ डेली सुबह आता है। ठीक है। अब ये सुबह आता है तो फिर ये छपता क्या टाइम है? तो जाहिर सी बात है छपेगा ये रात में, और फिर वो फैक्ट्री वहां से निकलेगा, पब्लिकेशन से, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस से निकलेगा, और तब उसके बाद वो कई चरणों के बाद आप तक पहुंचता है। तो अगर छपने का काम इसका रात में हो रहा है तो समाचार देने का वक्त क्या होता होगा? ये हर जगह अलग अलग भी हो सकता है, सिमिलर भी होता है, लेकिन कॉमनली क्या होता है, किसी भी समाचार पत्र में समाचार देने की डेडलाइन, जैसे मान लीजिए पूरा दिन पत्रकार निकला हुआ है बाहर, वो खबरें इकट्ठा कर रहा है, और इकट्ठा करने के बाद उसकी डेडलाइन है कि उसे रात में 12 बजे से पहले पहले सारी खबरों को, अखबार को सबमिट कर देना है, क्योंकि 12 बजे के बाद किसी भी तरह की अगर आप खबर देते हो तो उसे न्यूज़पेपर में जगह नहीं दी जाएगी। तो वो रात में 12 बजे की डेडलाइन होती है। अब देखिए पूरा दिन पत्रकार इधर उधर घूमे, संवाददाता सारी खबरें उन्होंने इकट्ठा करी और इकट्ठा करके रात में 12 बजे तक उसे जो है वहां पर दे दिया, ये इनकी आखिरी थी। अब उसके बाद सॉर्ट आउट करके प्रिंटिंग प्रेस में, न्यूज़पेपर के उसमें जगह देके और उसको छपवा दिया जाता है। अब जो खबर है अब वो दूसरे दिन के पेपर में छपेगी, अगर मान लीजिए आप उसके बाद लाते हो, तो मतलब रात में कॉमनली 12 बजे इनकी डेडलाइन होती है, ये होता है। उसी तरह के साप्ताहिक पत्रिकाओं में होती है। मान लीजिए कि कोई भी पत्रिका जो है वो ट्यूसडे निकलती है, सपोज ऐसा कि ट्यूसडे को निकलती है। अब ट्यूसडे को निकल रही है तो उसकी डेडलाइन मंडे की होगी, ठीक है। अब मंडे की टाइमिंग कुछ भी हो सकती है, दोपहर में 2 बजे हो सकती है, रात में 12 बजे हो सकती है, ये डिपेंड ऑन द न्यूज़पेपर या उस पत्रिका के ऑफिस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हर ऑफिस में इनकी डेडलाइन अलग अलग होती है, लेकिन कॉमनली रात में 12 बजे की डेडलाइन मानी जाती है। प्रश्न संख्या 5 है, मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह यानी कि स्पेस का ध्यान क्यों रखना चाहिए? अब मुद्रित माध्यम में एक सबसे बड़ी ये बात होती है कि जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर आपके पास में आता है, 10-12 पेज का न्यूज़पेपर रहता है,
तो बहुत सारी खबरें रहती हैं। तो हर एक खबर के लिए, जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स है, तो स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने एक पेज अलॉट कर रखा है, उन्होंने व्यापार के लिए एक पेज अलॉट कर रखा है, राजनीति के लिए 4 पेज अलॉट कर लेते रखे हैं, लोकल समाचार के लिए 2 पेज अलॉट कर रखा है। तो हर न्यूज़पेपर की अपनी एक अलॉटमेंट होती है कि हर चीज के लिए उन्होंने एक एक रखा है। अब मान लीजिए कि आप अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो आपको, जब आप कोई समाचार लाएंगे तो आपको पता है कि उस पूरे पेपर में आपको जो कॉलम दिया गया है उसमें आप सिर्फ 250 वर्ड लिख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। क्योंकि अगर 250 वर्ड से ज्यादा लिखोगे तो उतना कॉलम में जगह ही नहीं है कि आप उससे ज्यादा लिख पाओ। तो इसीलिए वहां पर एक लिमिटेड स्पेस न्यूज़पेपर में होता है, इसीलिए लिखते समय वर्ड्स को बहुत ही इक्वली डिवाइड किया जाता है, उनमें ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। मुद्रित माध्यमों में लेखक को जगह यानी स्पेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है, तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि 250 से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते हो। इसकी वजह यह है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती, लिमिटेड स्पेस होता है। साथ ही उन्हें विभिन्न विषयों और मुद्दों पर सामग्री प्रकाशित करनी होती है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि खाली स्पोर्ट्स ही वो छापेंगे, वो तो बहुत सारी उन्हें खबरें छापनी होती है, हर किसी के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर स्पेस रखा हुआ है। महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह देनी है। अब मान लीजिए कि अगर जैसे आईपीएल चलता है, तो उसमें क्या होता है, उस समय स्पोर्ट्स के लिए ना ज्यादा जगह देनी पड़ती है। अगर देश में चुनाव चल रहे हैं तो उन्हें राजनीति के लिए ज्यादा जगह देनी पड़ती है। अगर किसी दौरान शेयर मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो उन्हें व्यापार वाले पृष्ठ में ज्यादा जगह देनी पड़ती है। तो ये ऑन डिपेंड कि ये किस समय किसकी रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें उस चीज के लिए उतना स्पेस देना पड़ता है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर करना क्यों आवश्यक है? अब जाहिर सी बात है कि लिखते समय कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं, मात्राओं की हैं, स्पेलिंग्स की हैं, विराम चिन्हों की है, कोई ना कोई अशुद्धियां होती हैं। तो जब समाचार या आलेख कोई भी पत्रकार लिख लेता है तो वो हमेशा इसकी प्रूफ रीडिंग करवाता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि कहीं पर अगर कोई गलती है तो उसे हटाया जाए। अब ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अखबार अगर एक बार छप जाए और छप जाए तो फिर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता। मान लीजिए अगर आपने गलती से कुछ की जगह कोई और खबर छाप दी या कोई भी गलती है, तो वो जो है सुधार अगले दिन के पेपर में किया जा सकता है, लेकिन जिस पेपर में खबर छपी थी वो तो एक बार निकल गई, अब उसमें सुधार संभव नहीं होता है। इसीलिए छपने से पहले हर तरह की गलतियां और अशुद्धियों को दूर करना जरूरी होता है। मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रकार को छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक है, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी। ठीक है, बिल्कुल, वो तो चिपक गई तो निकल जाएगी। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि ना छप जाए, कोई भी गलती ना छपे। हाँ, इसके लिए अखबार पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्रियों से गलतियां और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना है। तो पत्रकार उसे लिख देता है, लिख देने के बाद भी वो 1-2 चरण से सारी गलतियों को हटाते हुए तब कहीं जाके उसका फाइनल स्वरूप तैयार होता है, क्योंकि गलतियां अगर एक बार छप गई तो छप गई, फिर उनमें सुधार नहीं हो पाता है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या दिया गया है? मुद्रित माध्यमों में लेखन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब मुद्रित माध्यमों में जब हम लेखन करते हैं तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए? मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है, लेखन में भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है। प्रचलित भाषा के प्रयोग पर जोर दें। पहली बात यह है कि आप जिस भी भाषा का चयन कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ अगर गुजरात में पेपर निकलेगा तो वहां की प्रचलित भाषा गुजराती है, पंजाब में निकलेगा तो पंजाबी है, बंगाल में निकलेगा तो बंगाली है, उसी तरह अगर महाराष्ट्र में निकलेगा तो मराठी में निकलेगा, उत्तर प्रदेश में निकलेगा तो हिंदी में निकलेगा,
हम्म, तो ये एक पर्टिकुलर कुछ क्षेत्रों की जो भाषाएं होती हैं, पहले तो हमें वो ध्यान रखना पड़ता है कि जिस क्षेत्र का अखबार छप रहा है वो उसी भाषा में छपे। दूसरा, आप जिस भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो उसमें भाषा, व्याकरण, वर्तनी, शैली, इन सभी का मेन ध्यान रखना चाहिए, किसी में किसी तरह की कोई गलती ना हो। समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है। जैसे कि हमने बताया कि डेडलाइन, अगर आप जिस भी क्षेत्र में पत्र लिख रहे हो, पत्रिकाएं लिख रहे हो, उस क्षेत्र में अपनी एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन का हमें फॉलो करना है। दूसरी बात, आपको जो भी कॉलम लिखने के लिए दिया गया है उस कॉलम में आपको पर्टिकुलर वर्ड लिमिट दी जाती है, शब्द सीमा दी जाती है, तो उस शब्द सीमा का आपको ध्यान रखना हो। लेखक और प्रकाशन के बीच गलतियों और शुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है, ये तो सबसे जरूरी है। लिखने के बाद और छपने से पहले पहले उसके अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं, उन सभी को हटाना पड़ता है। लेखन में सहज प्रभाव के लिए तारमयता बनाए रखना जरूरी है, कि मतलब जो पढ़ने वाला है वो हमेशा जिस भी लेख को पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें वो कनेक्टिविटी महसूस करे। ऐसा ना हो टॉपिक कुछ है, अंदर कुछ और लिखा जा रहा है, लिखते लिखते लेखक कहीं कहीं का कहीं निकल गया, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उसमें तारमयता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ क्या दिया गया है, रेडियो, अखबार और टीवी में क्या अंतर है। देखिए, मुद्रित माध्यम को अभी हमने बहुत डिटेल में समझा, सारी चीजें समझी। अब हम आ रहे हैं रेडियो, अखबार और टीवी। यहाँ पर रेडियो जहां एक सिर्फ श्रव्य माध्यम है, अखबार सिर्फ दृश्य माध्यम है, टीवी जो है वो श्रव्य दृश्य दोनों माध्यम है। तो इनमें लेखन लिखते समय भी बहुत अंतर हमें करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सावधानियां हमको बरतनी पड़ती हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है, इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है, यानी कि जो भी शब्द बोले जाएं वो बहुत ध्यान से हर एक चीज बोली जाती है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अखबार पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अखबार में तो ये है कि हम हम सबसे पहले फिल्मी जगत का पढ़ने चाहते हैं तो हम उस प्लस में पहुंच गए, फिर हम खेल में पढ़ना चाहते हैं, खेल पहुंच गए, तो जो हमारी मर्जी है उस हिसाब से उस पेज पे पहुंच जाते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। और अगर किसी समाचार लेख या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में ना आए तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है, ठीक है, तो ये सुविधा होती है। हमें नहीं समझ में आया तो हम फिर से पढ़ लेते हैं, या शब्दकोश से उसका अर्थ देख सकते हैं, या किसी से पूछ भी सकते हैं। तो ये सुविधा होती है कि हमने उस जगह उसको रोक दिया, नहीं समझ में आया तो हम दोबारा वहां से शुरू कर सकते हैं। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो तो सुन रहा है, अगर कोई समझ में नहीं आया तो वो उसे रोक भी नहीं सकता है, रोक सकता है नहीं, क्योंकि तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो ये चीज होती है। वह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता, यानी कि जहां से हम चाहें वहां से नहीं सुन सकते, उसका पर्टिकुलर टाइम है, उसी टाइम पे वो समाचार शुरू, उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी एक के बाद एक दूसरा समाचार सुनना होगा। तो उसमें हम बाध्य होते हैं कि रेडियो समाचार प्रवक्ता जो कोई भी बात हमें बताना चाह रहा है, जो कोई खबर हमें पहले बताना चाह रहा है, हमको वही सुननी पड़ेगी, वहां पर हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं होती, यानी कि हम इससे बैक नहीं कर सकते। रेडियो मूलतः एक रेखीय यानी कि लीनियर माध्यम है, यहाँ पर हम सिर्फ जो है सुन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर तय होता है कि रेडियो की तरह टेलीविजन भी एक रेखीय ही माध्यम। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम अपने जो है वो टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, ठीक है। रेडियो हम सिर्फ सुन सकते हैं, टीवी में भी हम देख और सुन ही सकते हैं, हम उसमें अपनी जो मर्जी है उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी काम नहीं कर सकते। लेकिन वहां शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों या तस्वीरों का महत्व अधिक होता है। अगर हम टीवी पे आ जाए, रेडियो में देखिए, रेडियो एक रेखीय है यानी कि लीनियर है, और टीवी भी एक रेखीय है, ठीक है, टेलीविजन भी एक रेखीय है। क्यों? क्योंकि इसे हम जब चालू करेंगे तो यह हमारी मर्जी से नहीं चल सकता, उसमें जो चल रहा है मुझे वही देखना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर जहां रेडियो में सारी चीजें शब्दों और ध्वनियों पर डिपेंड होती है, टीवी में सारी चीजें आपकी तस्वीरों के अकॉर्डिंग शब्द और ध्वनियां चलते हैं, ठीक है। टीवी में शब्द
दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। जो दृश्य चल रहा है उसी के अनुसार वहां पर सब कुछ बोला जाता है। लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। वैसे तो तीनों ही माध्यम प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन संभवतः रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे अधिक है कि रेडियो जो श्रोता हैं वो ज्यादा समय तक बंधे रहें। इसके लिए रेडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए हमें काम करना पड़ता है, तो इनकी चुनौतियां कुछ ज्यादा होती है। प्रश्न संख्या 9 है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं विधि माध्यमों के लिए लेखन, अब अगर हम बात करें समाचार लेखन की, समाचार लेखन की, तो चाहे वो प्रिंट माध्यम हो, रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे इंटरनेट हो, इनमें लेखन की जो समाचार लेखन की जो एक प्रचलित शैली है जिसे अपनाया जाता है उसे हम कहते हैं उल्टा पिरामिड शैली। पिरामिड आप कहते हैं एक ट्राइंगल को, लेकिन यहां पर हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल को पलट दिया। अब जो उसका बेस था वो ऊपर हो गया और जो उसका पॉइंट था वो नीचे हो गया। ठीक है, यही होता है। तो अब इसी आधार पर समाचार लेखन किया जाता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो खबर होती है वो सबसे पहले समाचार लेखन में बता दी जाती है। फिर उससे घटते क्रम में समाचारों को पढ़ा जाता है। देखिए, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा जाता है। तो जो घटना घटी, कब घटी, कहाँ घटी, ये सबसे पहले बता दिया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है। यानी कि वो घटना कैसे घटने शुरू हुई, किस समय से शुरू हुई, क्या हुआ, इस अनुसार नहीं बताया जाता। घटना जो सबसे महत्वपूर्ण घट गई, जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर है, उसे सबसे पहले बता दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में हो जाता है। यानी कि क्लाइमेक्स क्या है, मान लीजिए कोई रेल दुर्घटना हुई, तो रेल दुर्घटना हुई, कहाँ हुई, कब हुई, ये सारी बातें एकदम स्टार्टिंग में बता दी जाती है। क्यों हुई, किसकी गलती थी, कितने लोग मरे, ये सारी बातें बाद में बताई जाती है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता, यानी कि इसमें हम किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रो, जहां पर सबसे महत्वपूर्ण घटना या महत्वपूर्ण खबर आती है। दूसरा आता है बॉडी, जहां पर घटते हुए क्रम में वो घटना कब, कहां, कैसे घटित हुई ये बताया जाता है। और उसके बाद आता है समापन। समापन में मोस्टली जो है वो एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि समाचार लेखन में किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग में ही जो घटना घटी है उसे बता दिया जाता है। ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसी के अनुसार जैसे हम लोग न्यूज़पेपर उठाते हैं तो वो जो हेडलाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ही हम उसके अंदर का समाचार पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती, यहां तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जाती, यानी कि उस प्रसंग से रिलेटेड अगर कोई सूचना है या कोई तथ्य है तो वो एंड में प्रस्तुत कर दिया जाता है। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर भी वहीं समाप्त हो जाती है। अगर मान लीजिए आपके पास जगह कम है तो लास्ट की कुछ लाइनें हटा दी जाएंगी, और हटा दी जाएंगी क्योंकि लास्ट में इतनी कोई महत्वपूर्ण खबर होती नहीं है, इसलिए हटा भी दो तो जहां से हटा दोगे खबर वहीं समाप्त हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, रेडियो के लिए समाचार लेखन में अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी क्यों रखनी चाहिए। देखिए, एक चीज ये समझिए कि रेडियो जो है वो एक श्रव्य माध्यम है, तो अंकों को अगर हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये सही है, लेकिन हम बोले 4,84,000 तो इस तरीके से सामने वाला जो सुन रहा है उसे इस चीज का अंदाजा होना चाहिए। हम 1, 2, 3 तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन हम 4,44,000 बोलेंगे तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे 0,0,444, हम ऐसे नहीं बोल सकते।
तो इसमें क्या सावधानियां और कैसे रखनी है ये देखते हैं। रेडियो के लिए समाचार लेखन में अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखी जाती है। जैसे 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 99 तक के अंकों को लिखा जाना चाहिए। जैसे भी हम आपको बता रहे, जैसे हमने लिखा 1 2 3, तो जो समाचार लेखन होता है उसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे जहां पर 1 आया तो वहां 1 लिखा, वहां 2 लिखा, वहां 3 लिखा। तो ये होता है 1 से 10 तक के लिए। लेकिन 11 से 999 तक के अंकों में लिखा जाना चाहिए। फिर उसके बाद अब कैसे आता है देखिए, लेकिन अब ये इन्होंने दिया शब्दों में लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4। लेकिन अगर हम 11 से 999 तक लिखेंगे तो इसे हम नंबर्स में लिखते हैं। जैसे मान लो कि हमने बोला 1020, तो हम इसके लिखेंगे 1020, हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमारे पास आता है 10, तो हम 10 कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे द और सा, 10, ठीक है। ये चीज इन्होंने ये बोली ना, 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखा जाता है, यानी कि इस तरह के शब्दों में लिखा जाता है। फिर 11 से 999 तक के अंकों को, अब जैसे यहाँ पर 1020 है, ये तो 999 से ऊपर चला गया है ना, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे। अब जैसे हम बोलेंगे भाई 990 है, तो 990 को हम कैसे लिखेंगे, 9 9 और 0, ये हम लिखेंगे 999, ठीक है, 990 को। लेकिन अब यहां पर 2837,550 है, लिखने की बजाय 28,37,550 लिखा जाना है, क्योंकि जो रेडियो समाचार पढ़ रहा है वो इसे तुरंत जो है शब्दों में कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम इसे इतनी बड़ी संख्या को हम अंकों में नहीं शब्दों में लिखते हैं। जैसे यहाँ 28,37,550, ठीक है। अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, यानी कि जो व्यक्ति समाचार पढ़ रहा है उसे तुरंत इसे शब्दों में कन्वर्ट करने। अब मान लो जैसे मैं बोल दूंगी कि आज करीबन 15 विद्यार्थी जो हैं वो पास हुए, यूपीएससी पास हुए, ठीक है, तो 15 तो आपने याद कर लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर बोल दें कि आज परीक्षा में लगभग जो है 2837,550 छात्र पास हुए, तो अब मैं ये पढ़ रही हूं तो क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं। जब मैं ये बोलूंगी कि आज परीक्षा में 28,37,550 बच्चे पास हुए, तो आप तुरंत उस नंबर को विजुअलाइज कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम अंकों को पढ़ के बताएंगे तो आप उसमें कुछ भी विजुअल नहीं कर पाओगे, और ये सबसे ज्यादा परेशानी होती है जो समाचार को पढ़ते हैं। अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह 28,37,550 रुपए को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना चाहिए, यानी कि हम यहां पर ये नहीं बोलेंगे 28,37,550। अब हम इसको पूरा एग्जैक्ट नंबर नहीं बताकर इसे हम लमसम बताते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बताएंगे, इसे हम पूरा 28,37,550 नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे लगभग 28,000। श्रोताओं को समझाने के लिहाज से बेहतर है 28,37,550 बोलेंगे तो श्रोता कंफ्यूज होंगे, तो लगभग 28,000 स्टूडेंट पास हुए, हम ऐसा बोल सकते हैं। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, यानी कि जो उनके नजदीक है। मान लो अगर ये 28,68,000 ठीक 550 होता, तो हम इसको क्या बोलते, हम बोलते लगभग 29 लाख, ठीक है। हम क्या बोलते हैं इसको, लगभग 29 लाख या 28.5 लाख बच्चे पास हुए। तो ये बोलते समय लिखते समय हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह की वित्तीय संख्याओं को उनके नजदीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए, यानी कि जो उनका राउंड फिगर हो, उसके जो नियर बाई राउंड फिगर हो उसमें। आप सभी को पता है कि 50 से नीचे रहता है तो हम 28 लाख बोलेंगे, और अगर 50 से ऊपर चला जाएगा तो हम 29 लाख बोलेंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखा जाना चाहिए। खेलों के स्कोर में हम कोई भी लमसम नहीं कर सकते। अब मान लीजिए अगर 99 पे सचिन तेंदुलकर आउट हुआ है तो हम 99 ही बोलेंगे। अगर हम ये बोलें कि सचिन तेंदुलकर 115 रन बनाकर आउट हुए हैं तो हम 115 ही बोलेंगे, हम उसे लगभग 100 रन नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट एक्यूरेट स्कोर आपको बताना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते, ठीक है, जो अभी मैं आपको बता रही थी। रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए, एक ये चीज, नंबर से कभी भी नहीं शुरू होना चाहिए।
इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज है 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी 2024, तो इसे हम ये नहीं बोलेंगे 24.02.2224, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसको पूरा ऐसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 24 फरवरी 2024 ऐसे बोलेंगे। अब इसको इस्तेमाल जैसे 15 अगस्त 1925 ना कि 15 अगस्त 15 1985, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा नंबरों को लिखते और पढ़ते समय। अब आ जाते हैं रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें कौन कौन सी हैं। अब रेडियो के लिए जब हम समाचार लेखन करते हैं, यानी कि रेडियो पे जो समाचार प्रसारित होते हैं उनके लिए जब हम लिखते हैं तो उनमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब जो प्रवक्ता यानी कि जो वाचक या वाचिका उस रेडियो समाचार को पढ़ रहा है उसे सही तरीके से बिना गलती के पढ़ सके, इसलिए लेखन करते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। अब ये बुनियादी बातें क्या हैं, इनको देखते हैं। रेडियो के लिए समाचार कॉपी तैयार करते समय कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। पहली बात तो है हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने समाचार लिखा, पढ़ना किसी और को है तो वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ पाएगा, तब वहां गलती होगी कि नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए, चाहे कंप्यूटर से हो चाहे टाइपराइटर से, और उनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। अब ये ट्रिपल स्पेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप यहां पर देख रहे हो प्रसारण और के, इन दोनों के बीच सिंगल स्पेस है, ठीक है, एक वर्ड का स्पेस है। अब इसी में अगर हम ये कहें कि इसमें आपको ट्रिपल स्पेस देना है, तो ट्रिपल, जैसे ये प्रसारण है, अब आप यहां पर आप देख रहे हो अगर, तो मैं इसको हटा दूं तो इसके बीच कोई स्पेस नहीं है। अब ट्रिपल स्पेस का मतलब हो गया 1, 2 और 3, तो ये होना चाहिए ट्रिपल स्पेस। तो अब ये ट्रिपल स्पेस क्यों होना चाहिए? ताकि शब्द बराबर बराबर डिस्टेंस में रहें और साफ सुथरे हमको दिखाई दें, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब क्या कहते हैं रेडियो के लिए हम करते हैं। कंप्यूटर पे आजकल टाइप होता है तो उसमें ट्रिपल स्पेस दिया जाता है। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिए छोड़े जाने चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पर ये जो स्पेस होता है, आप ये देख रहे हो जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये स्पेस जो होता है ना, तो इसमें जो है उतना स्पेस होना चाहिए। ये नहीं कि एकदम कोने यहां से लिखना शुरू करें, ऐसा नहीं। स्पेस दीजिए यहाँ पर किनारे के दोनों साइड में और बीच में लिखिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। अब जब आप ट्रिपल स्पेस में लिखोगे तो एक लाइन में इससे ज्यादा शब्द आ ही नहीं पाएंगे। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। अब विभाजित का क्या मतलब है? जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है, जैसे यहाँ दिया है कंप्यूटर, तो कंप्यू यहां लिख लिया और टर दूसरी लाइन में आ गया, ये नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर पूरा का पूरा यहां पर होना चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर यानी कि एब्रिविएशंस, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। यानी कि कोई भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे पढ़ने में वाचक या वाचिका के वो फंबलिंग हो, ठीक है ना। बहुत सारे होते हैं ना फंबल्स करने लगते हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करना। अगर डॉक्टर है तो पूरा का पूरा डॉक्टर लिखो, डॉ लिख के नहीं छोड़ना है, नहीं तो पढ़ते समय इसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। फिर आते हैं अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी। अब जो सावधानी है वो हम आपको इसके पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। अखबारों में प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों का काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है। यानी कि प्रतिशत और डॉलर लिखा जाना चाहिए, यानी कि वहां पर हम इनके साइन बनाकर काम नहीं करेंगे। वहां पर हमें, जैसे कि मान लीजिए 12% है, तो हम वहां पर 12 और प्रतिशत का साइन नहीं लगाएंगे, हम वहां पर क्या लिखेंगे 12% $6। वहां पे डॉलर का साइन नहीं लगेगा, वहां पर आपको उस साइन का जो मतलब है वो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ता है। फिर आते हैं तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आपसे पूछे कि आज कोई डेट है, तो आप बोलोगे आज 15 फरवरी है, तो आप वैसे ही उसको लिखोगे कि आज 15 फरवरी है ना। तो जैसे 15 अगस्त 1985 ना कि अगस्त 15 1985, ठीक है। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफी सावधानी, यानी कि जो हम शॉर्ट वर्डिंग लिखते हैं, जैसे मैंने बोला ना डॉक्टर के लिए हम डॉ लिख देते हैं,
हैं, संज्ञा के लिए संग लिख देते हैं, पुल्लिंग के लिए पू लिख देते हैं। तो हमें इस तरीके के जो संचिताक्षर हैं उनसे बचना चाहिए। तो रेडियो में जब हम कॉपी तैयार करते हैं, लेखन करते हैं, तो उसकी कॉपी में बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 12। यहाँ क्या दिया गया है, टीवी अखबारों में के विभिन्न चरण कौन कौन से, सॉरी टीवी खबरों के। अब टीवी पे जो आप न्यूज सुनते हो, आप न्यूज में ध्यान देते हो कभी कि एकदम से जो है ना आ गया ब्रेकिंग न्यूज, उसके नीचे कुछ नहीं है। मान लीजिए कहीं रेल दुर्घटना हुई, सूरत में बहुत बड़ी रेल दुर्घटना, बस ब्रेकिंग न्यूज में इतना आके छोड़ दिया और कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद जो है आपके पास संवाददाता आता है, फिर वो कुछ खबरें बताएगा। तो इस तरीके से कोई भी खबर कई चरणों से होकर गुजरती है। अब इन चरणों को क्या कहा जाता है और इन चरणों में क्या क्या होता है वो हमें देखना है। किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी कि सबसे पहले सूचना देना। यानी कि कौन सी शैली है, उल्टा पिरामिड शैली। यानी कि जो कोई भी घटना घटी है, महत्वपूर्ण है, उसे सबसे पहले दिया जाता है। जैसा कि रेडियो और समाचार लेखन, जो प्रिंट माध्यम में समाचार लिखे जाते हैं उनका, वही शैली यहाँ पर टीवी में भी इस्तेमाल करी जाती है, उल्टा पिरामिड शैली। सबसे महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले दी जाती है। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। अब इसमें सबसे पहला चरण होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। अगर आप लोग न्यूज सुनते हो या देखते हो तो आप इन चरणों को फटाफट समझ जाओगे। जैसे यहाँ दिया है, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। यानी कि जो कोई भी घटना कहीं घटी है, कुछ भी हुआ है, तो उसे ब्रेकिंग न्यूज लिखकर बहुत कम शब्दों में स्क्रीन पे फ्लैश कर दिया जाता है, इसीलिए उसको फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो सेकंड चरण आता है। दूसरा चरण क्या है, ड्राई एंकर। एंकर का मतलब तो समझ गए, जो सामने आपके खबर को पढ़ रहा है उसको एंकर कहते हैं। अब आप बोलोगे उसको ड्राई एंकर क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि यहाँ क्या, कब और कैसे हुआ। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। अब क्या होता है, मान लीजिए कि जो ये टीवी जहां से प्रसारित हो रहा है ये दिल्ली से है, और दुर्घटना या घटना जो कोई भी घटी वो कश्मीर में घट रही है या आंध्र प्रदेश में घट रही है, दूर दूर घट रही है। तो क्या होगा, उसके पास खबर तो आ जाती है कि ये घटना घट गई। मान लो रेल दुर्घटना है, घट गई, तो उसने तुरंत प्रसारित कर दिया कि भाई आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई। उसने तुरंत ये चीज खबर जो है ब्रेकिंग न्यूज करके फ्लैश कर दी। अब उसके बाद एंकर आता है। अब एंकर के पास में ना कोई पिक्चर है, ना लिखित रूप में कोई खबर है, वो सिंपल आपके सामने स्क्रीन पर रहेगा और उसे फोन पर उसे जो खबरें वहां से मिल रही हैं कि भाई ये कितने बजे की घटना है, कितनी बोगियां पलटी हैं, ये आपको वर्बली बताता जाएगा। अभी उसके पास कोई भी दृश्य नहीं है। फील्ड में, यानी कि आंध्र प्रदेश में जहां घटना घटी है, वो उस फील्ड में अभी तक कोई इनका समाचार वो वाला संवाददाता पहुंचा नहीं है। उसको भी सारी खबरें जो मिल रही हैं वो इसी तरीके से मिल रही हैं और इसी तरीके से वो खबरें हम तक पहुंचाता है। तो हमें स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ एंकर दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ड्राई एंकर। नेक्स्ट चरण आता है फोन इन। अब फोन इन के नाम से तो आप समझ गए कि घटना जहां घटी है वहां से संवाददाता फोन से सारी खबरें जो है वो न्यूज रूम में जो एंकर है उस तक पहुंचाता है और वही खबरें हम तक पहुंचती हैं, है ना। चलिए देखते हैं। इसके बाद खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। यानी फोन के जरिए वो जितनी जानकारियां हैं वो अभी हमें पहुंचा रहा है। अभी हमारे पास ना पिक्चर्स हैं ना ही कुछ है, अभी ये सिर्फ हम फोन पे बात कर रहे हैं। अब आता है चौथा चरण। चौथे चरण में हम पहुंच जाते हैं एंकर विजुअल पे। यानी कि विजुअल मतलब अब हमारे पास दृश्य आ चुके हैं। देखिए, जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती। अब मान लीजिए जो संवाददाता घटना पे मौजूद है, यानी कि
जो आंध्र प्रदेश के घटना स्थल पर मौजूद है उसने फोन से कुछ पिक्चर खींची और उन पिक्चर को क्लिक करके जो न्यूज रूम में कोई भी उनका जो पत्रकार होगा वहां पर उसे व्हाट्सएप पे भेज दी। अब इनके पास पिक्चर आ गई है। अब उस पिक्चर के आधार पर इन्होंने खबरें लिखना शुरू किया, क्योंकि टीवी पे तस्वीरों का ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि उसमें जितने भी शब्द होते हैं वो दिखाई गई तस्वीरों के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप ऐसा नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से तस्वीरें चले, ऐसा नहीं होता। तस्वीरों के हिसाब से हम बोलते हैं, इसीलिए जब तस्वीरें मिल जाती हैं तो उसके हिसाब से उनके ऊपर खबरें लिखी जाती है। इसको हम बोलते हैं एंकर विजुअल। इस खबर की शुरुआत की प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य दिखाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम चौथे चरण पे। चौथा चरण क्या है? इसे हम बोलते हैं एंकर बाइट। ठीक है, बाइट यानी कि कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। अब ये बाइट किसकी होती है? ये बाइट होती है घटना स्थल पर मौजूद दर्शकों की, यानी कि जिन्होंने घटना को अपने सामने होते देखा है, यानी घटित होते देखा है, तो उनसे जो है वहां फील्ड पे मौजूद जो संवाददाता है वो उनसे बात करेगा और उनकी जो बताई गई बातें हैं उन्हें एज इट इज टीवी पर दिखाया जाएगा। उसे हम बोलते हैं एंकर बाइट। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है कि ये जो खबर हम दिखा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। फिर आते हैं हम लाइव पे। फिर चरण क्या होता है? अब सीधा प्रसारण चलेगा, घटना स्थल से सीधा प्रसारण चलेगा कि भाई ये प्रेजेंट दृश्य है। वहां पर तब तक सारा इंतजाम हो चुका होता है, ड्रोन का इंतजाम हो जाता है, कैमरे का इंतजाम हो जाता है, तो आपका एरियल व्यू हो गया, आपका फ्रंट व्यू हो गया, बैक व्यू हो गया, सारे व्यू से वहां पर खबर दिखाना शुरू हो जाता है। उसे हम लाइव टेलीकास्ट बोलते हैं। लाइव यानी कि किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक सीधे पहुंचाए जा सके। इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओवी वैन, ठीक है, उनके पास वैन होती है जिसमें सारी तकनीक मौजूद होती है, जरिए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं। अब आते हैं एंकर पैकेज। अब इसमें खबरों के सारे पैकेज आ जाते हैं। कैसे? इसमें अब जो घटना जैसी घटी है उसको जो है ग्राफिक के थ्रू दिखाया जाता है। आपने अक्सर इन घटनाओं को ग्राफिक के थ्रू देखा भी होगा टीवी पे। पैकेज किसी भी खबर की सम्पूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। इससे संबंधित घटना के दृश्य, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरिए सारी जरूरी सूचनाएं दिखाई जाती हैं। यानी कि ट्रेन ऐसे चली होगी, सामने से ऐसे दूसरी आई होगी, लड़े होंगे तो ये डिब्बा ऐसे गिरा, वो डिब्बा ऐसे दिखा। तो एक तरीके से ये एनिमेशन ग्राफिक्स बनाए जाते हैं जिनके थ्रू आपको पूरी घटना समझाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। यहाँ क्या दिया गया है? रेडियो और टीवी की सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा को जांचने का क्या तरीका है? कि मतलब ये भाषा बिल्कुल सही है, इसे हम कैसे जांच सकते हैं? रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेषणीय और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाह है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक, वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या उसे सभी लोग आसानी से समझ लेंगे। अब देखते क्या होता है, हम लिखते समय तो बड़ी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, लेकिन अगर जब बात आती है उसको समझने की तो अक्सर यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो जब भी आप किसी भी समाचार को लिखो, उसको दूसरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप ठीक से पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो, तो इसके लिए अच्छा है कि आपने जो खबर लिखी है उस पेपर को उठाओ, आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उस पूरी खबर को पढ़ो। और अगर आपको पढ़कर बोलने में आसानी हो रही है, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो खबर पूरी तरीके से सही लिखी गई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, क्या दिया है? रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर कैसी सावधानी बरतनी चाहिए? भाषा बहुत ही सभ्य होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, सभी वर्गों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें भाषा और शैली पर ही आधारित है।
रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे कई शब्द जिनका अखबारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग हम इन माध्यमों में बिल्कुल मना होता है। अब ये सारे वर्ड जो हैं ये लिखित रूप में इस्तेमाल हो जाते हैं। हम जैसे बोलेंगे निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखा हुआ, उपरोक्त यानी कि ऊपर लिखा हुआ, अधोहस्ताक्षरित, तो ये सारी चीजें क्या बता रहा है कि ये लिखित वर्ड ही हैं, इनको हम वर्बली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए, द्वारा शब्द, क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। इसी तरह तथा, एवं, अथवा व किंतु, परंतु, यथा आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। उनकी जगह और या लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जितनी सरल भाषा का आप इस्तेमाल करो उतना अच्छा होता है। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी विश्लेषणों, सामासिक और तत्सम शब्दों, अतिरंजित उपमाओं आदि से बचना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर है कि हमें जो है किसी पर कोई छीटाकशी, कोई टिप्पणी नहीं करनी, सरल भाषा में लिखना होता है। इनसे भाषा कई बार बोझिल होने लगती है। मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहां जरूरी हो वहीं होना चाहिए, अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 15 पर। इंटरनेट क्या है? पत्रकारिता के क्षेत्र में इंटरनेट के योगदान का उल्लेख कीजिए। आजकल इंटरनेट चारों तरफ छाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल है क्या? ये तो सिर्फ एक टूल है, ये तो हम सभी जानते हैं, एक औजार मात्र है। इंटरनेट एक टूल अर्थात औजार मात्र है जिसका प्रयोग सूचना, मनोरंजन, ज्ञान और व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संवादों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। इंटरनेट एक ओर जहां सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, वहीं यह अश्लीलता फैलाने का भी साधन है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। पत्रकारिता के लिए इंटरनेट का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। पहला, इसे एक माध्यम या औजार के तौर पर प्रयोग कीजिए कि आपको जो समाचार है वो इसके थ्रू, जैसे हम लोग अखबार के थ्रू खबरें देते हैं, टीवी के थ्रू देते हैं, उसी तरह इंटरनेट भी एक माध्यम ही है, अर्थात समाचार के संप्रेषण हेतु इंटरनेट का प्रयोग। और दूसरा है, रिपोर्टर अपनी एक खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। अब मान लीजिए हमें बहुत बड़ी खबर हमने लिखी है, तो उसे हम क्या करेंगे, हम ईमेल के थ्रू भेजेंगे। खबर सही है कि नहीं इसको हम सत्य साबित करने के लिए इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, टेलीविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैकग्राउंड तैयार करने में या किसी खबर की पृष्ठभूमि तत्काल जानने के लिए, जहां पहले ढेर सारी अखबारी कतरनों की फाइलें खंगालनी पड़ती थी, वहीं अब यह काम चंद मिनटों में हो जाता है। पहले क्या होता था, पहले डॉक्यूमेंटेशन हो जाते थे, सारे कोई भी खबरें हैं उनकी कटिंग वटिंग छांट छूट के रखी जाती थी कि हम बाद में कभी इसके रेफरेंस के तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब क्या है, हमें सिर्फ वो टाइप करना है गूगल पे और वो तुरंत हमारे सामने आ जाता है। तो वो जो फाइलें हैं, कटिंग है, उन्हें खंगालने से हम बच जाते हैं। वही अब यह काम चंद मिनटों में हो जाता है। इंटरनेट की मदद से आज एक सेकेंड में 56 किलोबाइट अर्थात लगभग 70,000 शब्द भेजे जा सकते हैं। एक मिनट के अंदर हम 70,000 शब्द भेज सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। प्रश्न संख्या 16 है, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की स्थिति पर प्रकाश डालिए। हम सभी जानते हैं कि भारत में इस समय जहां विश्व में इंटरनेट का तीसरा दौर चल रहा है, भारत में इसका दूसरा दौर चल रहा है। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में इसका क्या हाल है? कौन सा पहला प्रकाशन रहा, कौन सी अभी ऐसी जो है क्या कहते हैं अखबार हैं जो दोनों रूप से काम कर रही हैं, हाइब्रिड रूप में, यानी कि वो प्रिंट रूप में भी काम कर रही है, इंटरनेट रूप में भी काम कर रही है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन,
पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। अगर आप कोई खबर जानना चाहते हैं तो इन साइट्स पर जाकर आप बिल्कुल सटीक खबरों की जानकारी ले सकते हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद देखिए, कुछ साइटें क्या हैं, वो पेड साइटें हैं। तो आप वहां पर आप जब उनका पेड करोगे, उनका सब्सक्रिप्शन लोगे, तभी आप उन्हें देख सकते हो। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज प्रमुख है। तो इनमें डेली बेसिस पे अपडेशन चलता है, सेकंड्स पे चलता रहता है, यानी कि अभी कोई खबर आई तो तुरंत वो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह है rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीफी जैसी कुछ साइट है। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। अब ये वेबसाइट ने जब काम शुरू किया था तो बहुत तहलका मचा था, इसीलिए इसका नाम भी तहलका पड़ गया, क्योंकि उसने ऐसी ऐसी चीजों का पर्दाफाश किया था जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते। तो ये विशुद्ध पत्रकारिता का मतलब है विदाउट एडिटिंग, जो चीज जैसी है वैसी ही प्रसारित की गई थी। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी नेट संसार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप सभी को पता है इंटरनेट में जो सबसे प्रचलित भाषा है वो है अंग्रेजी, लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो क्या इंटरनेट पे आज हिंदी उतने अच्छे से प्रसारित हो रही है? क्या हम हिंदी इतने अच्छे तरीके से इंटरनेट पे इस्तेमाल कर पा रहे हैं? तो हम बात करेंगे कि धीरे धीरे उनमें बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है हमें। हिंदी में नेट पत्रिका की शुरुआत वेब दुनिया से हुई। इंदौर की नई दुनिया समूह से शुरू हुआ यह पोर्टल हिंदी के संपूर्ण पोर्टल है। तो पूरा हिंदी में अगर कोई पोर्टल है तो ये सबसे पहला पोर्टल था। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी इंटरनेट में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर एवं राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। यानी कि इंटरनेट पे इनके वेब संस्करण, ये तो ऐसे तो भाई प्रिंट रूप में जा ही रहे हैं, लेकिन इंटरनेट पे इनके वेब संस्करण इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पे है। अब जैसे हमने यहाँ पर बताया नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान, ये सब प्रिंट माध्यम में भी है और ये वेब पत्रकारिता में भी मिलेंगे। लेकिन प्रभा साक्षी एक ऐसी वेब पोर्टल है जो सिर्फ इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसका कोई भी प्रिंट स्वरूप आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। आज पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट बीबीसी की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के अनुरूप चल रही है। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार के अनेक मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं। ये सब मिलकर हिंदी की ऑनलाइन पत्रकारिता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। तो ये जितने तौर पर काम हो रहा है, धीरे धीरे हिंदी का नेट संसार बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें क्या जो इंग्लिश के रूप में जितना प्रचलित है, क्या हिंदी उतनी प्रचलित है? नहीं। अभी हिंदी के लिए हमें और बहुत सारा काम करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 18 है, क्या दिया गया है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता के विकास पर टिप्पणी करिए। आप सभी को पता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत बहुत देर से हुई विश्व के बनस्पत, तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता में भी उतनी ही देर हुई। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जैसे विविध नामों से जाना जाता है। नई पीढ़ी के लिए इंटरनेट पत्रकारिता अब एक आदत सी बन गई। अगर हम अपनी बात करें तो आज हमारे पास समय की कमी है। हम ज्यादातर खबरों को कहाँ देख लेना चाहते हैं? इंटरनेट पर देख लेना चाहते हैं। तो आजकल की पीढ़ी में ये इंटरनेट पत्रकारिता बहुत तेजी से प्रचलित हो रही है।
इंटरनेट के अभ्यस्त लोगों के लिए कागज पर छपे अखबार उतने ताजे और मनभावन नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उसमें 24 घंटे के बाद खबरें आती हैं। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो हमें दिन में इंटरनेट पे देखने को मिल जाती हैं और बाद में उन्हें हम दूसरे दिन के अखबार में पढ़ते हैं। तो आजकल की पीढ़ी अपने आप को जो है सेकंड्स में अपडेट कर रही है, इसलिए उन्हें अखबार कहीं ना कहीं आउटडेटेड लगने लगता है। वे इंटरनेट के माध्यम से हर 2 घंटे में अपडेट होना चाहते हैं। इंटरनेट के स्वरूप और विकास के आधार पर इसके काल को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। प्रथम चरण, इंटरनेट पत्रकारिता का पहला चरण 1982 से 1992 तक रहा। ठीक है। दूसरा चरण, इसका दूसरा चरण 1993 से 2001 तक रहा। फिर आते हैं तृतीय चरण, पत्रकारिता का तीसरा चरण 2002 से अब तक है। ये तो हमने विश्व के जो चरण है वो हमने आपको गिनाए हैं। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा चरण चल रहा है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये विश्व का है। प्रथम चरण कहां से शुरू हुआ था? 1982 से शुरू हुआ था इंटरनेट, तो वो 1992 तक चला। दूसरा 1993 से 2001 तक चला और तीसरा जो शुरू हुआ वो है 2002 से, जो अभी तक चल रहा। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है। भारत में इस पत्रकारिता का पहला चरण 1993 में शुरू हुआ, यानी कि कब हुआ? 1993 में, जब विश्व में दूसरा दौर शुरू हो गया था। तब यहाँ पहला दौर शुरू हुआ माना जाता है, जबकि दूसरा दौर 2003 में शुरू हुआ। जब वहां पे तीसरा दौर शुरू हुआ तब यहाँ दूसरा दौर शुरू हुआ। वर्तमान में पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टैंडमैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीएन, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक साइटें बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं। भारत में rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफी जैसी कुछ साइटें सच्चे अर्थों में पत्रकारिता का कार्य कर रही हैं। rediff.com भारत की पहली ऐसी साइट है जो गंभीरता के साथ पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को रहा है। तो तहलका.com ऐसी रही जिसने बिना किसी एडिटिंग के काम किया है। इसके अलावा अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय आदि साहित्यिक पत्रिकाएं भी हिंदी वेब जगत में अच्छा काम कर रही हैं। भारत में वेब पत्रकारिता अभी भी अपनी शैशवावस्था में, सेकेंड स्टेज में है। ठीक है ना। तो जिसको हम शैशवावस्था यानी कि टीन एज कहते हैं, उस एज में है अभी। उसकी सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी आपके पास जो कीबोर्ड है उसमें भी आपके पास हिंदी के सारे फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ कोई एक कीबोर्ड नहीं है। डायनेमिक फॉन्ट के अभाव में हिंदी की साइटें नहीं खुलती हैं। हिंदी के बेलगाम फॉन्ट संसार का नियंत्रण और कीबोर्ड का मानकीकरण करने से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। हमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इंटरनेट पे अगर हमें हिंदी लिखनी हो तो, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में ये फैसिलिटीज नहीं होती है। तो इसका सबसे ज्यादा हमें जो है क्या कहते हैं परेशानी आती है। तो ये था विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, जिस पर आधारित कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने 4th चैप्टर में और वहां पर भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस को, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फटाफट तब तक आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।